दौरान लगातार करेंगे क्योंकि हमारे साथ गेस्ट पैनल भी मौजूद है जिनसे समझेंगे कि जिन चेहरों को जगह मिली उनके बनाने के लिए उन्हें शामिल करने के पीछे का कैलकुलेशन क्या था। बिहार से 8 चेहरों को शामिल किया जा रहा है और कहते हैं कि जाति से बाहर वाला समीकरण कभी सधता ही नहीं है बिहार में, और इसीलिए उसी जाति के इर्द गिर्द इस बार के चुनाव भी, और चुनाव के बाद परिणाम के तौर पर जो इस बार नए कैबिनेट की तस्वीर आप देखेंगे उस कैबिनेट की तस्वीर में भी प्रतिनिधित्व आपको नजर आएगा। हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनल भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, अभिरंजन कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। और अभिरंजन जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि इस बार के अगर इस पूरे चेहरों की लिस्ट को आप देखते हैं जिन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौका मिलेगा शपथ ग्रहण में शामिल होने का भी, और खुद उस क्षण के गवाह बनने के साथ साथ उसका हिस्सा हो जाने का, इसमें सरप्राइजिंग कोई नाम आपको लगा जैसे उम्मीद से आगे देखा जाए? नहीं, सरप्राइजिंग नाम हो भी सकते हैं। अब जैसे मुजफ्फरपुर से जो सांसद बने हैं उनका नाम आ रहा है। पहली बार वो 2,35,000 वोटों से जीतकर संसद में पहुंच रहे हैं, तो एक सरप्राइज एलिमेंट आ रहा है। बिल्कुल नया नाम है, तो इस तरह के नाम हैं। अब बाकी नाम देखिए जो है, जैसे ललन सिंह का नाम चल रहा है जेडीयू से, तो ये एक्सपेक्टेड था। रामनाथ ठाकुर का नाम भी जब से ये रिजल्ट आया है और जेडीयू की इस सरकार के अंदर इतनी भूमिका दिखाई दे रही है, तो जो 2-3 नामों की चर्चा हो रही थी जेडीयू कैंप से, माना जा रहा था कि रामनाथ ठाकुर उसमें होंगे क्योंकि उनके पिता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न भी दिया। कर्पूरी ठाकुर वो नाम थे जिस नाम के इर्द गिर्द ठीक चुनाव से पहले बिहार के अंदर एनडीए का ये अलायंस फॉर्म हुआ। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद नीतीश कुमार को लाना जो है आसान हो गया, नीतीश कुमार को भी इधर आने का बहाना मिला। तो ये सारी चीजें हुई, तो रामनाथ ठाकुर का नाम देखिए एक्सपेक्टेड बिल्कुल। और एक बड़ी खबर भी आ रही है, शपथ ग्रहण में बस 75 मिनट का समय शेष रह गया। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। 7:15 बजे का वक्त है, यूं कह लें कि ये शुभ मुहूर्त है। और मोदी के साथ 69 मंत्री भी आज शपथ लेंगे। ये बहुत ही खास बात है। शपथ ग्रहण में मात्र 75 मिनट का पल शेष रह गया है, जो बहुत ही ऐतिहासिक पल होगा। उससे पहले बहुत ही बृहद तैयारियां की जा रही हैं। राष्ट्रपति भवन की बाहर की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी मुकम्मल रखी गई है और नई सरकार की तस्वीर साफ होने के साथ साथ 69 सांसद आज मंत्री बनने की भी शपथ ग्रहण करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर कोई चेहरा नजर आ रहा होगा पहली पंक्ति में, बिहार से जीतन राम मांझी, देखिए उन्होंने जाकर अपनी कुर्सी जो है वो संभाल ली है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा के दौरान जब तमाम संभावित मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे थे, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि भाई शपथ में तो शामिल होना ही है, शपथ ग्रहण तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे बड़ा दायित्व जो जनता ने हमें सौंपा है वो हमारे कमिटमेंट हैं। हमारे कमिटमेंट पर हमें 100% खरा उतरना है, और वो भी एक टाइम बॉन्ड के अंदर। सीधे तौर पर जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी, अब बिहार में चूंकि 1 से 1.5 साल बहुत मैक्सिमम हुआ जब विधानसभा के चुनाव होंगे, क्या आपको लगता है कि ये भी एक बड़ी वजह रही कि यहाँ पर उस जाति समीकरण को बराबर का महत्व देने की कोशिश की गई है, जिसके समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, और 8 मंत्री पहली बार मुझे लगता है कि अब तक में सबसे ज्यादा मंत्री शामिल हो रहे हैं, इस कैबिनेट का हिस्सा हो रहे हैं? जी बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि देखिए बिहार का विधानसभा चुनाव, झारखंड का बिहार विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, हरियाणा का विधानसभा चुनाव बड़ा ही क्रूशियल है। जैसे बिहार में 40 सीट है, हम सब जानते हैं, महाराष्ट्र में 48 सीट है, उसी प्रकार हरियाणा में 10 सीट है जहां पर 5 लूज किया है। तो बिहार की जहां तक बात है, यही कारण है कि आप देखिए दलित भी है, चाहे ब्राह्मण को भी रखा गया है, भूमियार को भी रखा गया है। कोशिश ही की गई है कि जो सारे सेक्शन हैं उनको ध्यान में रख के कैबिनेट में शामिल किया जाए, क्योंकि आप माने ना माने जाति को, कास्ट मैटर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो वाकई हम लगातार इसकी चर्चा करते भी रहे हैं कि बिहार की राजनीति से जाति है कि जाति ही नहीं। और हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने हुए, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। संजय जी, ये बताइए कि 2047 की बात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बार बार की जाती है, बहुत दूरगामी सोचते हैं वो,
और ऐसे में ये जो मंत्रिमंडल है उन्होंने ये कहा है कि अगले 100 दिन के अंदर हम पूरी तरीके से उस रोड मैप पर चलेंगे और युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। किन खास बातों का ख्याल रखकर इस मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अगर एक टास्क दे रखा है, एक टाइम फ्रेम में चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए अगर उन्होंने कहा है, कोई सेलिब्रेशन का चीज़ ये नहीं है। ये तो है कि अगर आपको देश ने जिम्मेवारी दी है, ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप गए और फिर सरकार में आपको शामिल कर दिया गया, तो जो आपकी नीतियां हैं और जो एग्जीक्यूशन का तरीका है, अगर इसको आप तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, परकोलेट हो करके वो ज़मीन के नीचे जो सब लोग हैं जो निचले लेवल पर हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, तो शायद एक बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। और 5-5 राज्यों में चुनाव है, बिहार का भी चुनाव हो सकता है कि इनके साथ हो जाए, तो अगर ये मंत्री परफॉर्म करके दिखाते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन तुरंत विधानसभा के चुनाव में दिखाई पड़ेगा। इसलिए अगर मंत्रियों को अगर उन्होंने जगह दी है, और ख़ास करके बिहार के जो मंत्री हैं, जो बिहार को जो रिप्रेजेंटेशन जिस तरह से मिला है, 8-8 मंत्रियों को जो इन्होंने जगह दे करके एक तरह से टास्क दे दिया है। कहा जाता है ना कि उत्तरदायित्व का बोध करा दिया जाता है कि आप मंत्री केवल इसको फैसिलिटेट करने के लिए नहीं दिया जा रहा है कि आप इस पोस्ट को एंजॉय कीजिए, आप सरकार का हिस्सा बनिए, बल्कि आपके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि आपको परफॉर्म करके। भी जीतन राम मांझी कुछ देर पहले बोल रहे थे, मगध और शाहाबाद से जो मैं लिस्ट देख रहा हूँ उसमें एक जीतन राम मांझी का नाम देखा जा रहा है कि बतौर मंत्री हैं, जो एक महादलित परिवार से आते हैं। तो क्या वो जो बोध गया की बात जो कर रहे थे कि इंटरनेशनल टाउन बनेगा, किसानों की बात कर रहे थे, पर्यटकों की बात कर रहे थे, मालवाहक जहाज़ों की बात कर रहे थे, तो चीज़ें क्या वो धरातल पर उतरेगी? जो लोगों को लगेगा कि इस बार के मंत्रियों को जिस तरह का टास्क सरकार में दिया गया, वो केवल वो टास्क को बता नहीं रहे हैं बल्कि वो टास्क को एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं। तो मोदी जी ने एक बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है, और एक मैं मानता हूं कि मोदी जी इस मामला में बड़ा ही हार्ड वर्क लेते हैं। तो क्या ये लोग हार्ड वर्क कर करके परफॉर्म करके दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, चूँकि एक प्रयोग मोदी जी ने किया है जिसको बार बार मैं रिपोर्ट करता हूं कि अगर मंत्री परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनके विभाग को बदल दिया जाएगा या उन मंत्री जी को ड्रॉप कर दिया जाएगा और उनकी जगह पर दूसरे व्यक्ति को मौका दिया जाएगा। तो इस बार जो इनका लक्ष्य था बड़ा नरेंद्र मोदी जी का 400 पार का, अगर 240 पर ही बीजेपी पहुंच पाई और 292 पर एनडीए पहुंच पाई, तो एक कहीं ना कहीं से एक वार्निंग साइन है कि अगर आपकी योजनाएं शायद लोगों को और कनेक्ट करती तो आपका परफॉर्मेंस और अच्छा होता। और उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश ने तो जो किया वो तो सब लोगों ने देखा कि जो योजनाएं थी शायद वो कनेक्ट नहीं कर पाई लोगों को, लेकिन बिहार तो कम से कम लुढ़कते लुढ़कते भी 30 पर जाकर के ठहर गया। 30 सांसद तो उन्होंने दिया है, तो 30 सांसद दिया, 8 मंत्री हैं, तो क्या ये परफॉर्म करके दिखाएंगे? झारखंड से इन्होंने 2 मंत्री को जगह दी है, तो क्या वो चुनाव इस वर्ष झारखंड में है? क्या ये झारखंड और बिहार के लोग परफॉर्म करके, खास करके इन दोनों को हम सेंट्रिक होकर के इन 2 राज्यों की बात मैं कर रहा हूँ कि क्या ये मंत्री को जो टास्क दिया गया है ये टास्क को ठीक से पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो देश स्तर के मंत्री होंगे, लेकिन फोकस का बिंदु इन राज्यों को रखा जाएगा जहां चुनाव है। तो देखते हैं कि इनको जब टास्क दिया जाएगा तो क्या ये परफॉर्म करते हैं या नहीं परफॉर्मेंस से परफॉर्म ही करते तय हैं। करेगा कि ये उस पद पर, उस दायित्व को कितना लंबा निभा पाते हैं, कब तक उनके साथ ये पद जो है वो जुड़ा रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर ध्रुव कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। चूंकि इस बार की ये सरकार साझा सरकार है, यहाँ पर सहयोगियों को समन्वय के साथ लेकर चलना है, और समन्वय बनाना हमेशा हर परिस्थिति में हर किसी के लिए बहुत आसान राह नहीं होती है। ऐसे में क्या हम ये मानकर चलें कि इस बार की जो ये पूरी कैबिनेट है, इस कैबिनेट के को एकोमोडेटिव होना पड़ेगा, टॉलरेंट होना पड़ेगा, मॉडेस्ट होना पड़ेगा, तब ये साथ ज़्यादा दूरगामी भी होगा, ये ज़्यादा मजबूत भी होगा, लॉन्ग लास्टिंग भी ये तभी हो पाएगा जो टारगेट 5 साल का है। जी बिल्कुल, देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती तभी ज़्यादा अच्छे से उभर के आती है जब विपक्ष बहुत मजबूत हो, और ये बात हम लोग देश के इतिहास से देख चुके हैं। किसी ज़माने में लोहिया जी इतने विरोधी माने जाते थे नेहरू जी के, फिर भी नेहरू जी उनको पूरा महत्व देते थे।